हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी की सीरीज स्टार्ट किया था, जो सीटेट पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स फेलियर? असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों के असफलता के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा असंदर्भित पाठ्यक्रम। असंदर्भित पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सज़ा देकर ख़त्म करना चाहिए। तो जैसे कि बात किया जाए, किसी भी ऑप्शन में अगर इनाम और सज़ा की बात हो जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। बच्चों को ना ही इनाम देकर सिखाना रहता है और ना ही सज़ा दे करके। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है कि त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। विद्यार्थी अपने त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। विद्यार्थी अपने त्रुटियों को स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन कथन सही है, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी शुड अ टीचर अवॉइड व्हाइल फैसिलिटेटिंग लर्निंग एमंग स्टूडेंट्स? संकल्पना मानचित्रण से, खोजी अधिगम से, असहज अनुमान लगाना से, या फिर निष्क्रिय नकल से। तो बात की जाए यहाँ पे कि विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य अर्थात आसान करते समय शिक्षक को किससे बचना चाहिए? तो निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए। किससे? निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? द स्ट्रेटजी टू रिमेंबर ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स बाय ग्रुपिंग दैट इनटू मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल पार्ट्स इज कॉल्ड। उसे क्या कहा जाएगा? समावेशन, खंडीकरण, अनुबंधन, या फिर अधिसंज्ञान। तो इसको कहा जाता है खंडीकरण। क्या कहते हैं इसको? चंकिंग अर्थात खंडीकरण कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कथन ए दिया गया है, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है कि शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों ने जो चीज़ सीखी है उससे क्या संबंध स्थापित करें। कारण क्या बताया गया है? पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो कारण ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पूर्व ज्ञान होता है वह नई अवधारणाएं और नई चीज़ें सीखने में हेल्पफुल होता है। तो कारण आर यहाँ पे गलत दिया गया है, कथन ए सही दिया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पे यह पूछा गया कि विद्यार्थियों की विफलता में, मतलब विद्यार्थियों की असफलता किसके कारण होगी? तो वह हो जाएगी गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज नोअर डिपिक्ट्स। उसे क्या कहा जाता है? अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि, या फिर अभिप्रेरणा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान जो होता है या फिर जागरूकता, उसे कहा जाता है अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कथन ए बताया गया है, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराना चाहिए। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है कि शिक्षकों को अधिगम के विविध मौके मुहैया कराया जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं मतलब
अलग अलग जगह से आते हैं और बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस वजह से विविध तरीके जो है अपनाने चाहिए अधिगम के। और तर्क क्या बताया गया, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, तो तर्क भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। और यहाँ पे जो तर्क है वो कथन ए की व्याख्या कर रहा है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो यहाँ पे ए विकल्प ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया, बिल्कुल सही कथन है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक होती हैं, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां जो होती हैं अप्रासंगिक नहीं होती हैं, बल्कि त्रुटियों के माध्यम से बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं। त्रुटियों के माध्यम से एक टीचर जो है जान पाता है कि बच्चे के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, बच्चा की जो है प्रोसेस लेवल क्या है। उसके बाद जैसे बताया गया, अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है, ये भी सही है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती है। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। तो अधिगम के बारे में पूछा गया कौन कथन सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों से पूरी तरह अपरिचित क्षेत्र से हों, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हों, पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं हों, अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हों। तो अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ाते समय ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, अध्ययन किए जाने वाले विषय के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हों, तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए। छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रों को रटने याद करने के लिए गद्दाम देना चाहिए। तो जैसे बात की जाए रटने याद करने की, केवल की बात की जाए जैसे कि केवल हो गया, और कभी एक ही ऑप्शन पर जोर दिया जाए कि इसके ही द्वारा बच्चे सीख सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमेशा ही गलत होते हैं। छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध द्वारा अनुकूलित करना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही दिया गया है। एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा। छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना, तो जैसे कि बात की जाए नकल करने की, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा, तो यही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। छात्रों को संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना, विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत से बनाने के लिए कहना, विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना, छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना। तो यहाँ पे ये तो तीन ऑप्शन सही दिए गए हैं जो संप्रत्यय की समझ को आसान करेंगे। पूछा गया इसमें से कि संप्रत्यय की समझ को आसान कौन सा ऑप्शन नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन जो दिया गया है, छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना, यह किसी संप्रत्यय की समझ को आसान नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कथन ए है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। तो बिल्कुल ये सही कथन दिया गया है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिगम जो है चक्रीय रूप से होता है, एक रेखीय रूप से नहीं होता है। तो तर्क यहाँ पे गलत दिया गया है, जबकि कथन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे ए सही है, जबकि आर जो है गलत दिया गया है। तो यहाँ पे सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए। उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, रट्टा मार सीखना, दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना।
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड एम्फेसाइज अपॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापक को सर्वाधिक बल देना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो हो जाएगा संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। मतलब संरचनाबद्ध अन्वेषण मतलब खोज की प्रक्रिया द्वारा अधिगम जब होगा तब जो है बच्चे जो है ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल व्हेन, ये संदर्भित रूप में हो, अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से प्रेरित हो, जानकारी या संबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम अधिक प्रभावशाली तब होता है जब वह संदर्भित रूप से हो, जब वह संदर्भित रूप से हो। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब इस समकृति रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो अप्रासंगिक शब्द कहीं पर मिल जाए तो वो ऑप्शन हमेशा ही गलत हो जाएगा। सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। उसके बाद सी और डी ऑप्शन देखते हैं, छात्र सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सांकेतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं सांकेतिक रूप से बच्चे तब ज़्यादा सीखते हैं। विद्यार्थी सबसे कम सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी बहुत अधिक सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है। ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। रटने याद करने के लिए तथ्यों की सूची दें, बिल्कुल गलत हो जाएगा जहाँ पे भी याद करने की बात आ जाए। नकल करने का निर्देश दें, तो ये भी गलत हो जाएगा। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए या फिर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो ये ऑप्शन हमेशा निगेटिव होते हैं। ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विद्यार्थियों के सीखने की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधा है। गतिविधियों में कई तरह से संलग्न होना, कई तरह से राय की अभिव्यक्ति, कई तरीकों से विद्यार्थियों की नामीकरण और क्रमीकरण, कई तरीकों से सूचना का प्रतिनिधित्व। तो जैसे कि बात किया जाए कि विद्यार्थियों का नामीकरण कभी भी नहीं करना चाहिए, ना ही उनका क्रमीकरण किया जाना चाहिए। तो पूछा गया इसमें से सीखने की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा एक बाधा है, तो सी ऑप्शन एक जो है निगेटिव दिया गया है। कई तरीकों से विद्यार्थियों का नामीकरण और क्रमीकरण करना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। उनकी विफलता को अपमानजनक और शर्मनाक माने, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विफलता को अपमानजनक और शर्मनाक नहीं मानना चाहिए। इन विद्यार्थियों को निष्कासित करें, उन्हें एक विशेष विद्यालय में जाने का सुझाव दें, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भविष्य के प्रयासों में उनके सफलता की बहुत कम उम्मीदें रखें, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखें। तो एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो फिर से भविष्य में कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं सीख सकते हैं, उसे अपमानजनक लिया जाए। तो ये ऑप्शन तीनों यहाँ पे गलत दिया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के भाग में देखा जाना चाहिए।